दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर द्विवेदी और चाय पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक पुराने मित्र संदीप नैथानी जी हैं, बट एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये अपनी बात आप लोगों तक रखना चाहते हैं, आपके समक्ष रखना चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनकी बातों से सरोकार रखेंगे और कहीं ना कहीं उसमें इंफॉर्मेशनल पुट आपको जरूर मिलेगा। तो संदीप नैथानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार। और जैसा कि मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। बट हाँ, जरूर ये है कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ मतलब कि इस चैनल का जो मेन उद्देश्य है कि जो आम जन समस्याएं हैं वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, ठीक है। तो उनसे जो आम आदमी जूझ रहा है, हम भी आम नागरिक हैं इस देश के, तो कहीं ना कहीं जूझ रहा है उन समस्याओं को, उन बातों को, उसमें हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशनल हो, कुछ मैसेज हो लोगों के लिए कि जो हम जानते हो और लोग भी उसको जानना चाहते हैं। तो कुछ अच्छी इंफॉर्मेशनल चीजें लोगों तक भी शेयर हो, वो भी उसके बारे में जाने और इत्तेफाक रखें कि कुछ दुखती रग हैं जिन पे कि ये बोलना चाहते हैं। मतलब एक हर इंसान की होती है, हर आदमियों की होती है, हर नागरिक की होती है कि वो चाहता है कि मेरे एरिया में इस तरह के डेवलपमेंट हो, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन इस तरह के डेवलपमेंट होने चाहिए। जो बेसिक नीड्स है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है, वो जो नागरिक है, वो त्रस्त रहता है, तो वो अपनी बातें कहना चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो वही उसी तरह के कुछ इश्यूज हैं जिसपे कि नैथानी जी आज बात करेंगे, इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि सबसे बड़ा उत्तराखंड में, खासकर देहरादून में, जो सबसे बड़ा इशू नजर आता है वो है ट्रैफिक की समस्या। कि आए दिन यहाँ पे कई फेस्टिवल होते हैं और ये जिस तरह का ये टूरिस्ट प्लेस है और हनीमून डेस्टिनेशन भी संदीप जी इसको कहा जाता है। बिल्कुल। वो अलग बात है कि जब से उत्तराखंड राज्य मिला और उसकी राजधानी ये घोषित हुई है, तब से देहरादून की जो एक नैसर्गिक सौंदर्य जो था वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। और उसमें मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इसकी जो सौंदर्यता है, इसकी जो खूबसूरती है, वो काफी हद तक खत्म हो गई है, ट्रैफिक बढ़ गया है। तो नैथानी जी बताइए कि ट्रैफिक को आप किस तरह से देखते हैं देहरादून में? एक्चुअली राज्य को बने हुए तकरीबन 20 साल, 20 साल से अधिक हो गए, 24 साल हो गए हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे सरकार किसी भी तरीके से मतलब ध्यान नहीं देना चाहती है। जैसा है, बस जो भी है जनता के लिए, बस वैसे ही थोड़ा बहुत लीपा पोती करके वो चलता रहे, उसको फोकस ही नहीं करना चाहती। अगर मैं देखता हूँ संदीप, 20 साल पहले या 24 साल पहले की भी अगर बात करूं, या इवन जब राज्य घोषित हुआ था, तो तब भी आप सेलाकुई में रहते थे और हम सेलाकुई में आते थे, तब भी ये रोड जो है, ये जो मार्ग उतना है, ये सिर्फ 1 मीटर चौड़ा हुआ होगा, दोनों साइड से 1-1 मीटर चौड़ा। पिछले 24 सालों में ये 1 से 1.5 मीटर चौड़ा हुआ होगा। यही डेवलपमेंट है बस। और जब हम रोड पे निकलते हैं तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है। एक जीएमएस रोड था, उसमें उस समय 2000 से पहले वहां, मतलब वो शायद अंडरग्राउंड 2000 के बाद, सॉरी, अंडरग्राउंड हुआ है, वो रोड थोड़ा चौड़ा हुआ है। और बाकी रोड तो मुझे लगता नहीं, बाकी कुछ थोड़ा एरिया कनाट प्लेस का चौड़ा हुआ है। लेकिन जो कायदे से मास्टर प्लान के हिसाब से होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी, तो मतलब ऐसा क्या कमी लगती है आपको? क्यों नहीं, मतलब वो क्या मास्टर प्लान है और क्यों नहीं वो मतलब वर्किंग क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि 20-25 साल हो गए? तो मतलब कहाँ कमी लगती है आपको? इच्छा शक्ति की कमी है। अगर सरकार चाहे तो कहीं से मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकती है। किन किन मुख्य कारणों को आप दोषी मानते हैं और सरकार को किस तरह से दोषी मानते हैं? उन पॉइंट्स को आप जनता के सामने लाइए। देखिए, अथॉरिटी भाई इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि भाई इस क्षेत्र में, मतलब जो भी, जैसे ट्रैफिक ही है, जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए आपको रोड ब्रॉड चाहिए, ठीक है, और पार्किंग चाहिए। गाड़ियां बेहिसाब डेली सेल हो रही हैं, लाखों की संख्या में गाड़ियां सेल हो रही हैं। उस पर थोड़ा लिमिटेशन करना चाहिए सरकार को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सरकार
जो है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ियां मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहती है, वो ताकि उसको बेसिकली रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए रेवेन्यू तो चाहिए, लेकिन इतना मतलब इतना भी क्या कहते हैं, रेवेन्यू के लिए मतलब इतनी होड़ मचा रखी है कि गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिके, वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप जब आपका क्षेत्रफल फिक्स्ड है, एग्जैक्टली है ना, जब फिक्स्ड, आपको उसी क्षेत्रफल में डेवलपमेंट भी करना है, मतलब आपको जनता के लिए रोड भी बनानी है, पार्क्स भी बनाने हैं, मतलब आपको संतुलन बनाए रखना है प्रकृति के साथ, छेड़छाड़ भी ना हो और डेवलपमेंट भी हो। इस तरीके से सरकार को चलना चाहिए, ऐसा कोई प्रोसीजर बनाना चाहिए कि भाई दोनों चीजें पैरेलल चले, तो जिससे आम जनता को परेशानी भी ना हो। मुझे लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, और वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में या जो नेशनल हाईवे है उसका जो है डेवलपमेंट के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है। आप देखिए पूरा दिल्ली से जो मेरठ एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा जबरदस्त बना है, उसके बाद भी आगे काम चल रहा है। लेकिन जो स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोकल रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी वाले रोड हैं, जो कि आपके उत्तराखंड राज्य को इंटरनली जोड़ती हैं, उनका बड़ा खस्ता हाल है। मैं भी देखता हूं, एक्चुअली देखिए बनाया बहुत अच्छा है कि वो अब देहरादून से दिल्ली जो है दूरी 6-7 घंटे से घटकर अब वो 2.5 घंटे की रह जाएगी। लेकिन आप समझिए ना कि 2.5 घंटे में जो व्यक्ति 8 घंटे या 7 घंटे में देहरादून आ रहा था या जा रहा था, अब वो दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में आ जाएगा। जो आदमी दिन में 3 बार जो गाड़ियां यहाँ पहुंच रही थी, वो उसकी संख्या 3 गुना हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और अगर 1000 गाड़ियां वहां से आ रही थी दिन 7 घंटे में, तो अब वो into 3 हो जाएंगी। अब 3000 गाड़ियां आसानी से पहुंच जाएंगी। 3000 गाड़ियों के लिए कहाँ रखा हुआ है कोई, उसके लिए पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए ना तो पार्किंग की कोई व्यवस्था है, शहर के अंदर की रोडें उतनी ही हैं। मुझे तो इसका संदीप भाई जो मेरे सबसे बड़ा ज्यादा लगता है प्रॉब्लमेटिक, जब कोई फेस्टिवल होता है ना, तो यार दिल्ली एनसीआर के लोग उत्तराखंड को मूव करते हैं या हिमाचल को करते हैं। देखो रिक्रिएशन के लिए वो भी जाते हैं और उसमें गलत बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो अपना जो है यार 6 दिन 5 दिन अपना काम करते हैं जो है कंटिन्यू, उसके बाद वो थोड़ा कनेक्टिविटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो राज्य है उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें एक तरह की विस्फोटक स्थिति हो जाती है। न्यू ईयर के टाइम पे अभी बड़ा जबरदस्त, अभी कल परसों से बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। बिल्कुल, तो ट्रैफिक घंटों यहाँ पे जाम में फंसना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, इस स्थिति के बिना भी मतलब ये तो खैर झेलना ही पड़ता है शहर को, लेकिन इस कंडीशन के अलावा भी ना वैसे ही यहाँ पे शहर जाम रहता है, उससे भी जाम रहता है। हाँ जी, राइट। मतलब नॉर्मल डेज में भी आप अगर सीलागुड़ी से देहरादून जाने की बात करेंगे, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। राइट। और अगर उस दिन कोई प्रोग्राम है या कोई जुलूस है या कुछ भी, कोई रैली है, अगर कोई पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिशियन आ रहा है या कोई समिट हो रहा है, व्हाटएवर कुछ भी हो रहा है, तो समझ लो उस दिन आप ये मानिए कि आप सीलागुड़ी से देहरादून जाने में आपको कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। 2.5 घंटे लगेगा। पिछले रक्षाबंधन की बात है, सीलाकुई से ये मानिए कि बल्लभपुर पहुंचने में 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा है। तो आप समझिए कि कितना पैक, मतलब रोडें कितना जाम रहती होंगी, कितना जाम रहता है, और क्या व्यवस्था की जा रही है। तो पब्लिक तो बढ़ ही रही है। आप मतलब सरकार को इस मैटर पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है, कहाँ पे ये अड़िंगे आ रहे हैं जिसको कहते हैं, तो कुछ एक्चुअली कुछ पोजीशन, मतलब कुछ लोकेशंस ऐसी हैं वहां पर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, रोड ब्रॉड ना हो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि गाड़ियां जो है आसानी से निकल जाए। अब जैसे तिराहे हैं, उस पर सही तरीके से, अब तिराहा तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। आप रोडे भले ना बढ़ा सकते, चलो आपकी समस्या है कि आप एकदम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो जो टी पॉइंट्स हैं, जो चौक हैं, उनको तो आपको मजबूरी में बढ़ाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट जो लेफ्ट टर्न वाली गाड़ियां हैं वो निकल जाए,
जो सीधे जाने वाला है वो सीधा चला जाए, या उसमें फ्लाईओवर बन जाए। राइट। जैसे बल्लूपुर का बना है, बल्लीवाला का बना है, उससे काफी ट्रैफिक कम हुआ है वहां पर। लेकिन फिर भी क्योंकि और ऐसे बॉटल नेक्स है, प्रेमनगर। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, इस पे मेरा एक क्वेश्चन और है कि मतलब मैं एक आम जनमानस की उसके दिल की बात जानना चाहता हूँ कि जैसे ये राजधानी है उत्तराखंड की, और अगर ये राजधानी जैसे पहले से भी बताई जा रही थी कि हमारी जो राजधानी होनी चाहिए वो गैरसैंण होनी चाहिए, क्योंकि गैरसैंण एक ऐसा एरिया है कि वो बिल्कुल सेंटर में है, पूरे उत्तराखंड के सेंटर में। वहां से कुमाऊं की भी रीच उतनी है जितनी गढ़वाल की रीच है। तो बेटर होता, मतलब मैं आज भी ये मानता हूं कि अगर हम इस राजधानी को गैरसैंण में विस्थापित करते हैं तो ये मतलब हमारा जो देहरादून है, हरिद्वार है, या चक्रोता है, या इस तरह की जो भी क्वीन ऑफ हिल्स है आपकी मसूरी है, इनकी जो नेचुरल जो इनकी ब्यूटी है वो कायम रह सकती है, वापस आ सकती है। आप सही कहना है आपका। लेकिन एक्चुअली अगर अब हम ये काम करेंगे कि सारी जो ऑफिसेस हैं, सरकारी ऑफिसेस है, अगर वहां शिफ्ट किया जाए, या विधानसभा है ऑलरेडी वहां पर, इसको वहां शिफ्ट किया जाए, तो एडिशनल खर्चा भी तो है। ये जो एक्स्ट्रा, पहले तो दो विधानसभा एक ही राज्य में जो कि अनडेवलपिंग है, नहीं मतलब डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, मैं तो नहीं उसमें दो विधानसभा आप बना रहे हो। बिल्कुल ठीक, एक ही विधानसभा मेरे हिसाब से मैं तो इनफ थी, जरूरत ही नहीं थी। मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, फिर अब वो स्थिति नहीं है कि खाली विधानसभा को फोकस्ड किया जाए। नहीं, देखो इस पे मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं आज भी ये कहता हूँ कि गैरसैंण होनी चाहिए। देखिए, सरकार अगर हमने स्टेट लिया है, राज्य लिया है, तो किसके लिए लिया है? हमने अपने जनता के लिए लिया है, उत्तराखंड आपकी बात सही है बिल्कुल। और उत्तराखंड का विकास करने के लिए अगर वो बंदा कोई जो है वो आपके जो प्रथम गांव है, जिसको पहले अंतिम गांव माणा कहा जाता था, और वहां से वो यहाँ पे अपने कार्य के लिए आ रहा है, और सरकारी कार्य और जो भी इस तरह के कार्य हैं उसको यहाँ देहरादून आना पड़ रहा है, तो उसके लिए दूर से कष्ट लेके आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इस चीज अगर आप ऐसा कर देंगे तो एक समस्या और क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो अभी ट्रैफिक पहाड़ों की सड़कों पर है, उस ट्रैफिक में फिर वो 2 से 3 गुना हो जाएगा। नहीं, वो नहीं होगा, जबकि वहां पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज एरिया आ गया आपका पूरा उत्तराखंड के बीच में। तो जो भी ट्रैफिक आएगा चारों तरफ से एक जैसा आएगा, क्योंकि हर तरह से जो स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जुड़े हुए होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। लेकिन उसके लिए हमें उसका जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चौड़ा करना पड़ेगा। आप हिमाचल की रोड देख लो यार। मैं आज से 25 साल पहले अगर हिमाचल गया था, मैं शिमला की बात करूं, मनाली गया हूं, मैं सोलन गया हूं, इतनी रोड चौड़ी है वहां पे, बिल्कुल 100 फीट की रोड है उसमें, और वो तब से इतना डेवलप है। तो उनको कभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती। वो उनका एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना। ये जब हमारा राज्य बना था तभी से ये प्रोसेस चालू होनी थी। एग्जैक्टली। ये एक चुटकी बजा के या कोई ऐसी छड़ी घुमाकर कहने मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल चेंज हो जाए। कहीं ना कहीं मतलब अभी तो फोकस्ड ये होना चाहिए कि जो बोटल नेक्स है, जहां पे बिल्कुल ज्यादा ट्रैफिक रहता है, उस पे कैसे हम उसको खोलें, उसको कैसे इजी करें, उस पे फोकस होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये हमारा 22-24 साल हो गए हैं राज्य को लिए हुए, तो आप क्या सेटिस्फाइड हैं क्या? मतलब आपको लगता है कि हमने, इससे पहले हम यूपी का हिस्सा थे, तो आज भी हम मतलब ग्रो किया हमने कुछ, किस फील्ड में हमने ग्रो किया? कुछ आप बता सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको कुछ इसका एडवांटेज मिला हो या नहीं मिला है, तो कुछ बता सकते हैं? देखिए, ग्रोथ तो एक तो मुझे लगता है कि प्रति व्यक्ति आय थोड़ा बड़ी ही होगी उत्तराखंड राज्य बनने से, और काफी काम भी बढ़ा है। जैसे रियल स्टेट का काफी डेवलपमेंट हुआ है, प्राइवेट ग्रुप्स आए हैं, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया उन्होंने, फिर इंडस्ट्री एरिया भी ग्रोथ हुआ, मतलब ग्रो किया है। सेलाकू इंडस्ट्रियल एरिया है, और आपका सितारगंज है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, काशीपुर है। ये काफी एरिया हैं जो डेवलप हुए हैं उत्तराखंड बनने के बाद। जो तिवारी जी का काफी योगदान रहा उसमें। लेकिन मैं ये मानता हूँ, लेकिन बस प्रॉब्लम यही रही कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो मतलब जो
उस समय की सरकारें रही हैं, लेकिन मुझे उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को नेग्लेक्ट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, जो है वो चल रहा है, चलने दो, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। मत आप बस समझिए कि अगर ध्यान दिया जाता तो ये राज्य और ग्रो कर सकता था। हमारे उत्तराखंड में आप ये समझिए ऐसी ऐसी जगह है, तो आपको क्या लगता है कि आप एक ऐसी ऐसी जगह है कि स्विट्जरलैंड जैसी लोकेशन आपको उत्तराखंड में उसी टॉपिक में आ रहा था मैं कि मतलब आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से संसाधन है हमारे पास उत्तराखंड के पास कि जिससे कि ये राज्य ग्रो कर सकता है, और वो संसाधनों पे अगर कुछ काम किया गया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। टूरिज्म है, अब देखिए आप देवनगरी है उत्तराखंड, तो 4 धाम है, बहुत मंदिर हैं, बड़े बड़े धाम हैं जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगर सही व्यवस्था रहे तो आई थिंक वो लाखों की संख्या करोड़ों में बदल सकती है, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत ज्यादा जनरेट होगा। बस लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम जो सामने आती है वही रोड की है, ट्रैफिक की है और इंफ्रास्ट्रक्चर की है, यही समस्या है, इसीलिए जो है उसको बढ़ावा नहीं मिल पाता। और एक और बात सुनने में आती है, मूल निवास की बात सुनने में आती है। आजकल लोग काफी उत्तराखंड के जो लोकल लोग हैं, उत्तराखंड के लोग इस पे काफी रेवोल्यूशन कर रहे हैं, काफी आंदोलन हो रहे हैं इस पे। तो ये सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही है कि जो 1950 का जो भू कानून है उसको लागू करने की लोग मांग कर रहे हैं, तो उस पे सरकार कोई अमल नहीं कर रही। तो इसके पीछे आपको क्या, आप मतलब उसके पक्ष में है विपक्ष में? देखिए इतनी गहराई से तो मुझे इस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं हाँ इतना तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इसका देखिए अगर सीधा अर्थ है ये है कि आप जैसे कि इस कानून से आर्टिकल 371 की बात है कि बाहर का कोई व्यक्ति, जैसे हिमाचल में लागू है कि बाहर का व्यक्ति कोई जो है यहाँ पे एक सर्टेन जमीन का टुकड़ा खरीद सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खरीद सकता। वो लिमिटेशन तो ऑलरेडी है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि मैं जब अपने गांव जाता हूँ तो गांव खलियानों में देखता हूँ कि ये पहाड़ अमुक व्यक्ति ने, बाहर के फलाने ने खरीद लिया, ये पहाड़, मतलब सारे पहाड़ बिक चुके हैं आज की डेट में। बिल्कुल सही। और हमारे लोग, अगर लोगों ने जिनसे इन लोगों ने खरीदे हैं वो लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, कुक का काम कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं वहां पे। तो ये मतलब इसलिए मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भू कानून और मूल निवास से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है कि यहाँ पे वही लोग होने चाहिए जो यहाँ के नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, और बाहर के लोगों को उतना मतलब क्योंकि इसकी डेंसिटी उतनी कम है, ठीक है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है, ठीक है, और एक सेंसिटिव राज्य भी है, चारों तरफ से जो है जो हमारे दुश्मन राज्य ही मैं कहूंगा उनसे घिरे हुए हैं, चाइना से घिरा हुआ है। उस तरह से भी अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये भू कानून लागू होना चाहिए और आर्टिकल 371 भी आना चाहिए, ताकि जो यहाँ के असली लोग हैं, असली जो यहाँ की जनता है, मूल जनता है, उसको उनका हक मिल सके। आपकी बात सही है, मगर ये कानून तो पहले से ही है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति 250 मीटर से अधिक जमीन यहाँ पे खरीद ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी उसमें भी कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज हैं एग्जैक्टली उनकी कमी है। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों ने किसी और के नाम से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं बिना जांच किए। भाई आप लोकल आदमी हो, आप संदीप नेथानी के नाम से जी फलाने साहब ने गुड़गांव के, उन्होंने जो है पूरे अगर 100 बीघा जमीन खरीद रखी है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए समस्या इसलिए क्रिएट हुई है ये कि बार बार लोग इसलिए खरीद पा रहे हैं कि आप एक किराएदार रख रहे हैं, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आज की डेट में कहीं पे भी किराएदार है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। तो आप ये आप समझिए कि इतनी गहराई से जब उस किराएदार का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो क्यों ये वेरिफिकेशन नहीं किया जाता जमीन लेने से पहले कि भाई इसके कौन है इसका असली मालिक? ये जमीन ले रहा है व्यक्ति, तो इसने पहले तो कोई जमीन नहीं ली है कि इसका 250 गज खरीदने। भाई ऑनलाइन ये व्यवस्था होनी चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति ने या इसकी वाइफ ने या इसके बेटे ने या इसकी माँ ने कोई और जमीन तो नहीं ली है। जब लॉ आपको इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, राइट। वो आम इंसान तो इम्प्लीमेंट करेगा नहीं। आम इंसान तो चाहेगा, तो कुल मिला आम इंसान तो चाहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा ले ले, बिल्कुल, है ना। लेकिन लॉ अगर ब्रीच हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो तो अथॉरिटीज की, सरकार भी तो उसके लिए जिम्मेदार है, संज्ञान लेना होगा सरकार। खाली
लॉ ब्रीच होने के बाद आप कार्रवाई कर दें, भाई वो भी सही नहीं है, लेकिन लॉ ब्रीच ही ना हो इसके लिए भी तो आपको कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। बिल्कुल भाई उसमें जब आप रजिस्ट्री करते हैं, रजिस्ट्री में लिखा जाता है कि ये जमीन गोल्डन फॉरेस्ट की नहीं है, ये जमीन पल्स PACL की नहीं है, ये व्यक्ति भूटान का नहीं है, ये पाकिस्तान का नहीं है। तो मतलब आप इसमें कह रहे हो कि इसमें एक सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। जिस तरह से आप किराएदार का वेरिफिकेशन करते हैं, उसी तरह से मतलब उससे भी ज्यादा जमीन लेने वाले का भी तो वेरिफिकेशन होना चाहिए, गहराई से उसका होना चाहिए कि व्यक्ति कहीं से भी आता है, अपनी ID दे के, अब वो ID सही है गलत है, वो आता है और जमीन ले लेता है, घर बना लेता है, उसको कोई नहीं पूछता है, फिर वो कनेक्शन ले लेता है, वो लोकल रेजिडेंस हो जाता है, फिर वो किसी और के नाम से ले लेता है। बस भाई ओनरशिप भी तो वेरीफाई होनी चाहिए कि आपने ली 250 मीटर है, आपने जो आपके पास लैंड एरिया है वो 1 बीघा है, वो कौन वेरीफाई करेगा? भाई आपने बड़े अच्छे अपने विचार रखे और जिसमें कि काफी चीजें कवर कर दी हैं आपने, और एक आम नागरिक का कहीं ना कहीं जो उसके दिल की एक भड़ास थी वो उस रूप में आपने बड़े अच्छे अपने सजेशन भी रखे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी, क्योंकि उत्तराखंड के मूल नागरिक होने के जो है अधिकार से भी हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इन बातों पर जल्दी से जल्दी विचार करे और उसका एक मूलभूत परिणाम ऐसा निकले कि सारे उत्तराखंड वासियों को उनका हक मिले। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो भू कानून है उस पे काम होना चाहिए, 1950 का जो भू कानून है उस पे काम होना चाहिए। आर्टिकल 371 को बड़े जोर शोर से लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। और आगे फिर हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर आगे भी इस पे बातें करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी अभी ऐसी बातें हैं, ऐसे इश्यूज हैं जो अभी हमने कवर नहीं किया, उनको कवर करना जरूरी है और उस पर काम करना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आपके साथ में आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और सभी आपने समय व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। तो आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई कमेंट्स है, कुछ आप इनपुट देना चाहते हो कि नहीं इसमें ये भी एक कमी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जैसे हमने अभी उत्तराखंड राज्य की बात की है, आंदोलन भी कंटिन्यू कई बार ऐसे चल रहे हैं, तो अगर आप कुछ चाहते हो कि इस बार इन पॉइंट्स पे हम बात कर सकते हो, आपके पास कोई सजेशन है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस पे हम फिर आपके साथ में भी, आप में से अगर कोई मेरे पॉडकास्ट में शामिल होना चाहता है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और उस पर हम जो है अपनी विवेचना करेंगे, चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।